Welcome everyone. My name is Shivam. I am a KV teacher and I have secured All India Rank 1 in KVS PRT 2022. और इस चैनल पर हम आपसे एजुकेशनल कंटेंट और KVS रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते हैं। आज की वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं टीयर 1 की तैयारी कैसे करनी है। बहुत से लोगों को डाउट है कि टीयर 1 में सब्जेक्ट वाइज क्या पढ़ना है, तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें और जल्दी आपको एक सरप्राइज़ भी मिलने वाला है। हम वीकली शेड्यूल भी आपको देने वाले हैं, साथ ही यूट्यूब पर रेगुलर क्लासेस भी आपके लिए होने वाली हैं। इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप मेरे बारे में कुछ बातें जान सकते हैं। ये 2022 से 2023 तक मैंने 5 ऐसे एग्जाम्स थे जिनमें मुझे फाइनल ज्वाइनिंग मिली थी। इसके अलावा और भी एग्जाम्स कुछ क्लियर किए थे, बट उनमें ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे, और मैंने आपको बताया है कि केवीएस का टीयर 1 का जो सिलेबस है वो किसी भी पोस्ट पर आपके लिए दिया नहीं गया है। टीयर 1 का सिलेबस कहीं भी अवेलेबल नहीं है, चाहे मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो। बट केवीएस जेएसए का सिलेबस हमारे पास है 2023 का, जो कि इस बार के वैकेंसी के टीयर 1 के सिलेबस से काफ़ी मिलता जुलता है। और हमने कुछ पिछले एग्जाम्स का एनालिसिस भी किया था, चाहे वो प्रिंसिपल हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, जेएसए। तो हमने देखा कि जो जनरल पार्ट होता है एक्चुअल में, वो सारे एग्जाम्स में बिल्कुल सेम टू सेम आता है। हर पोस्ट के लिए कोई विशेष प्रकार का देखा जाए तो अंतर नहीं होता। तो चलिए चलते हैं, मैथमेटिक्स कैसे तैयार करेंगे हम। तो मैथमेटिक्स के बारे में जानने से पहले देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आना है। देखें तो हमारे पास है नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। ये कुछ टॉपिक्स हमारे पास थे, बट आप इन पर सीमित नहीं रहिएगा। जो टीयर 1 की मैथमेटिक्स से हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स इससे ज़्यादा आ जाए, जैसे ज्योमेट्री। यहाँ जो है ज्योमेट्री की चर्चा नहीं की गई है, परंतु आपको बेसिक ज्योमेट्री पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि केवीएस पीआरटी में 2018 के एग्जाम में ज्योमेट्री भर भर के आई थी। तो थोड़ा बहुत ज्योमेट्री आप पढ़ सकते हो, पर टीयर 1 है, ये क्वालिफाइंग है। और मुझे नहीं लगता कि टीयर 1 में ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा देंगे, क्योंकि टीयर 2 का जो सिलेबस है केवीएस पीआरटी का, उसमें स्पेसिफिक लिखी हुई है जो ज्योमेट्री आनी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप पहले इन टॉपिक्स पर ही स्टिक रहें, पहले इनकी प्रिपरेशन करें, और फिर अगर समय बचता है तो बाकी टॉपिक्स को भी पढ़ें। मैं उन टॉपिक्स के बारे में आपको बता दूंगा। पहले थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि जेएसए के पेपर में, जो लास्ट पेपर हुआ था 2022 में, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। एक ये क्वेश्चन है, क्लियर आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड मास रूल से रिलेटेड है, मतलब नंबर सिस्टम से आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस आप एसएससी, एमपी जो व्यापम का एग्ज़ाम होता है, या किसी भी DSSB का एग्ज़ाम देख लीजिए आप, DSSB भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर आप इन तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो या तो आप सारे PYQs ही प्रैक्टिस करिए, नहीं तो किसी भी, जैसे RS अग्रवाल हो गया, या किसी भी पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की बुक से कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ भी अगर देखा जाए तो अगर इसको ए माना जाए तो ये ए का क्यूब हो गया प्लस बी का क्यूब हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, मतलब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज़ हो रही है। तो आपको देखना पड़ेगा कि हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी आनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। वैल्यू चेंज हो जाएंगी, आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, बट क्वेश्चन का टाइप सेम रहेगा। एक क्वेश्चन की और चलते हैं। यदि 8 अंक की संख्या 6x34958 88 से विभाज्य है, मीन्स डिविजिबल है, तो इसका मैक्सिमम मान। सबसे पहले तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ना सीखिए। अगर आपने यहाँ अधिकतम वर्ड को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। 88 से डिवाइड होने के लिए ज़रूरी है कि वो 11 से भी डिवाइड हो और 8 से डिवाइडेड हो। ये 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है। न्यू एनसीईआरटीज़ में अभी चेक करना पड़ेगा कि किस क्लास में ये कॉन्सेप्ट आया है। 6th में भी ये कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो अगर आप देखें तो 8 से डिविजिबल कौन होता है? 8 से डिविजिबल वो नंबर होता है जिसके लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होते हैं। तो लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए? 5y8। यहाँ हमें y की वैल्यू पता करनी है। y की वैल्यू कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि y की जगह पे कोई नंबर है। लेट अस अज्यूम कि ये 1 है ना। अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 6 जा 40, 8 3 बचेंगे 38। आपको खुद पता है कि यहाँ 38 बचेंगे, तो 38 में तो 8 से डिवाइड होता नहीं। तो अगर मैं यहाँ 2 रखता तो यहाँ 38 की जगह 48 बचते तो 8 से 48 में डिवाइड हो जाता है। 8 6 48 फिर से आ जाता। तो एक तरह से यहाँ बीच में क्या आना चाहिए? 2 आ सकता है। लेकिन यहाँ वैल्यू जो बोली गई है वो मैक्सिमम वैल्यू की चर्चा की गई है, अधिकतम मान की, इसलिए 2 से भी बड़ा नंबर हो सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जनरली 4 का गैप रहता है। जो 8 से डिविजिबल नंबर होते हैं उसमें 4 का गैप रहता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर आपको देखना है कि अगर कोई नंबर जैसे 48 में 8 से डिवाइड होता है, तो अब 40 बाद होगा, मतलब 88 में डिवाइड होगा, क्योंकि हमें ये नंबर सेम रखना है, ये वाला डिजिट सेम रखना है। तो यहाँ 4 का अंतर होगा, मतलब 2 के बाद आ सकता है 6।
या 6 में 4 मतलब 10, पीछे 0 आ सकता है, बट 0 तो और छोटा हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ 6 आना चाहिए। तो y की वैल्यू हमें 6 मिल गई। इसी तरह से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल से, और यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा देखिए आगे सारे सब्जेक्ट से एनालिसिस हो रहा है। किसी कार्य को करने में P की तुलना में Q दुगनी गति से काम करता है। P और Q मिलकर काम करें 15 डेज में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले P को उस कार्य में कितना दिन लगेंगे। समझ लीजिए P की तुलना में Q दुगनी गति से काम कर सकता है, मतलब Q अगर 2 काम एक दिन में करता है तो P एक ही काम कर पाता है। तो दोनों अगर 15-15 दिन तक करेंगे तो दोनों कितना टोटल कितना वर्क किया होगा, तो दोनों ने मिलकर किया होगा 45 वर्क, है ना। 30 इसने और 15 इसने, दोनों ने मिलाकर 45 वर्क किया होगा। अगर P अकेला करता तो उसको पूरा 45 करना पड़ता, और वो तो एक ही काम करता है, इसका मतलब उसको पूरे दिन भी कितने लगते हैं, 45। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इसको हम कहेंगे ईजीएस्ट लेवल के क्वेश्चन। टियर 1 में इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे अधिकतम इससे ज़्यादा स्तर के क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलने वाले हैं। कुछ और क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि होती है, और परिवार जो है वो अपनी खपत में, अब खर्चे में कमी कर लेगा, वो इस तरह से कमी करता है कि फिर भी उसका व्यय 10% ज़्यादा रहता है। तो अगर शुरू में 5.4 किलोग्राम चावल की खपत होती थी, तो अब कितनी खपत होती होगी। तो इसको मैं अलग तरीके से करता हूँ, आप अलग ट्रिक से कर सकते हैं। RS अग्रवाल कुछ अलग तरह से सॉल्व करता है, और कोई दूसरी टीचर अलग तरह से सॉल्व करती है। मैं मानता हूँ कि पहले चावल 100 रुपये का आता था, और अगर 5.4 किलो आप चावल खाएंगे तो 540 रुपये का खाएंगे। अब चावल 100 की जगह आने लगा 132 का, क्योंकि 32% बढ़ गया, लेकिन खर्च जो है वो 10% बढ़ा, मतलब 54 का 10%, 540 का 10% हुआ 54, मतलब अब खर्च हो गया 594, और 1 किलो चावल आने लगा है कितने का, 132 का। 132 से आप डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा कि अब जो चावल है वो 4.5 किलोग्राम खर्च होता है। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल का है, मैं तो इसको 10th लेवल तक का भी नहीं मान रहा हूँ, 8th लेवल का क्वेश्चन है। एक्स का 20% 200 के 7% से 25 ज़्यादा है। एक्स का 20% मुझे नहीं पता, लेकिन 200 का 7% कितना होगा, 14 में 25 ज़्यादा मतलब 39। एक्स का 20% जो है वो 39 है। तो अगर 20 की वैल्यू 39 है, तो अगर पूरा होता तो कितना होता, 39 5 जा कर देंगे, 5 से डिवाइड होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 195 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान लेवल के प्रश्न है। अब आते हैं इंग्लिश पर। अगर देखिए, अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी वीक नहीं है, मतलब आप थोड़ा बहुत इंग्लिश अच्छे से जानते हैं, आपको ग्रामर के रूल्स भी थोड़ा बहुत आते हैं, तो आप केवल PYQs पर ही भरोसा रखिए। SSC के या फिर KVS NVS की जो लास्ट वैकेंसी आई थी, उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके PYQs, DSSB के PYQs और SSC के PYQ जितने ज़्यादा लगा सकते हैं पर डे, एटलीस्ट 20 से 30 क्वेश्चन, ये तो मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, एटलीस्ट 50+ क्वेश्चंस पर डे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका काम हो जाएगा इंग्लिश का टियर 1 के लिए। और मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा वीक हैं तो आप किसी भी बुक का यूज़ कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगा परफेक्ट पब्लिकेशन की बुक की, मैं इसी का यूज़ किया करता था। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि किस तरह के क्वेश्चंस KVS अपने एग्जाम्स में पूछता है। व्हाट इज डैश यूज ऑफ डैश यूनिवोकल वॉइस इफ इट इज़ नॉट हेयर्ड। सो व्हाट इज़ द यूज़, ऐसे वर्ड्स तो हम यूज़ करते आ रहे हैं, इवन सुनते आ रहे हैं। अगर आप ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, अगर आपको ग्रामर के रूल्स भी पता नहीं होंगे तो आप अप्लाई कर लेंगे इसको अपने कॉमन सेंस से। फिर आप देखते रहे थे एंटोनिम सिनोनिम। अच्छा ये बताइए, क्या ऐसी क्वेश्चन SSC नहीं पूछता, क्या ऐसे क्वेश्चन DSSS भी नहीं पूछता? बिल्कुल पूछता है। तो अगर जो आपसे ये कह रहे हैं कि नहीं SSC का पैटर्न अलग है, DSSB का पैटर्न अलग है, तो कुछ सब्जेक्ट्स में भले ही पैटर्न अलग है, जैसे मैथमेटिक्स में कहा जा सकता है, बट फिर भी आप देख सकते हो टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग नहीं होंगे। एंटोनेम मतलब एंटोनेम, सिनोनेम मतलब सिनोनेम। मैं आपको बताऊं तो लास्ट टाइम मैं KVS के लिए सिनोनेम एंटोनेम सारी वोकेब तैयार करके गया था, तो वो केवल SSC तक से तैयार करके गया था। तो आप भी इसी तरह से तैयारी कर सकते हैं, आप SSC को बेस बना सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। अब आते हैं हिंदी पर। देखिए हिंदी बहुत मुश्किल नहीं आती है, हिंदी पर आपको ज़्यादा समय गंवाना नहीं चाहिए। फिर भी आपको क्या करना चाहिए, केवल आप PYQ सॉल्व कीजिए। पर डे आप चाहें तो आधा घंटे भी देंगे तो आधे घंटे में आप 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगर 100 नहीं भी कर पा रहे हैं तो आधे घंटे में 50 क्वेश्चन हिंदी के तो सॉल्व होना बिल्कुल ही पॉसिबल है। KVS NVS के सारे PYQ लगा दीजिए। देखिए PYQ सॉल्व मैं करवाऊँगा अपने चैनल पर, ये अलग बात है, बट फिर भी आपको भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, है ना। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, बट चलना आपको खुद पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास हिंदी की बुक है, मैं पर्सनली दोनों बुक्स का यूज़ करता था, लूसेंट और हेराल्ड का।
आपके पास अगर इन दोनों में से कोई एक बुक भी अवेलेबल है तो आप उसका यूज़ करिए और रोज़ पर्यायवाची पढ़िए और विलोम शब्द पढ़िए। और इसी तरह की कुछ चीज़ें जो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, जैसे तत्सम तद्भव शब्द, तो कुछ शब्दों को देखते रहिए जो थोड़े से अपने आप में अजीब है, विचित्र हैं, जो देखने में लगते हैं कि जैसे तत्सम तद्भव होंगे। तो ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस को अंडरलाइन करते रहिए और कुछ कुछ दिनों में उन पर आप अपनी नज़र डालते रहिए। तो इस तरह से आप हिंदी की तैयारी कर लेंगे। बाकी इस पर बहुत ज़्यादा समय गंवाने की जरूरत नहीं है। देखते हैं लास्ट टाइम जो एग्जाम हुए थे उनमें हिंदी किस तरह की आई थी। एक क्वेश्चन सैंपल लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका मतलब है अलंकार आना है, रस आना है, छंद आना है, विलोम शब्द आना है, गद्यांश आना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा। अभी टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड हो चुका है वैसे सिलेबस, बट फिर भी लिंक दोबारा डाल दूंगा इसमें, तो आप डायरेक्ट सिलेबस की जो है इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हिंदी के आपको टॉपिक्स दिखेंगे। बाकी हिंदी के टॉपिक्स सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेम होते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम को रत्न बोला है ना, राम को रत्न बोल दिया है, राम को रत्न की तरह नहीं बोला। तो जब क्या होता है, दो वस्तुओं की, दो चीज़ों की आपस में तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है ना। बट यहाँ जो है वहाँ तुलना करने की बजाय सीधा उसमें आरोपित कर दिया है ना, मतलब राम को रत्न की तरह नहीं बताया, राम को रत्न ही बता दिया गया है, इसलिए यहाँ होगा रूपक अलंकार। इंग्लिश में भी इसको मेटाफर बोलते हैं और इसको बोलते हैं सिमिली, उपमा। जैसे यू आर लाइक विराट कोहली, तुम विराट कोहली की तरह हो। अगर तुम विराट कोहली की तरह हो तो मैंने आपकी तुलना की है, उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन तुम विराट कोहली ही हो, मतलब इतना अच्छा खेलते हो कि मैंने तुम्हें विराट कोहली ही बोल दिया है, ऐसी जगह पर रूपक अलंकार होगा। राम रतन धन पायो, मतलब राम को रत्न ही बोल दिया, राम रूपी रतन है ना, राम के जैसा रत्न है ना, राम के जैसा रत्न ना बोल के राम ही को रतन बोल दिया, तो ऐसे में रूपक अलंकार होगा। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मतलब कंज लोचन, जो लोचन है, आंखें हैं, आंखों को क्या बोल दिया, कमल बोल दिया। आंखों को कमल के समान नहीं बोला, अगर समान बोला होता तो उपमा होता है ना, सम या सी आता, लेकिन हमने आंखों को क्या बोल दिया, आंखों को कमल ही बोल दिया, तो इस तरह से यहाँ रूपक अलंकार होगा। इस तरह से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बाकी PYQs होंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, जो कि है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप PYQ से टॉपिक का एनालिसिस करें, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे जो है हमारे पास टॉपिक्स हैं। हम कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करके जाना है, हमें कौन कौन से टॉपिक्स पहले से पढ़ के जाना है, समझ के जाना है, ताकि एग्जाम में वो हमारा रीजनिंग में एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए। रीजनिंग आपका स्कोरिंग होता है, तो इसलिए आप टॉपिक का एनालिसिस करिए, वो भी PYQ से। PYQs मैंने अपलोड कर दिए। सारी चीज़ आपको पकी पकाई नहीं मिलेगी, कुछ चीज़ें आपको भी देखनी पड़ेगी। जब आप PYQ से टॉपिक्स का एनालिसिस करिए, उन टॉपिक्स का नाम लिख लीजिए, फिर उनको या तो किसी भी बुक से या फिर किसी भी यूट्यूब के वीडियो से उसको क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा PYQs में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को मैं अपनी वीडियो में ज़रूर समझा दूंगा। देखिए कुछ टॉपिक्स यहाँ जो है लिखे हुए हैं। एनालॉजी हो गया, सिमेंटिक एनालॉजी, सिम्बॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, फिर क्या हुआ, वर्ड बिल्डिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक नंबर सीरीज़, सिमेंटिक सीरीज़, नंबर सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, नंबर कोडिंग, इस तरह की चीज़ें आपके सामने सिलेबस में दी गई। कुछ एक दो क्वेश्चंस का मैं भी आपके सामने एनालिसिस करता हूँ, देखते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज़ से आया है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से रॉन्ग टर्म आपको बतानी है, तो रॉन्ग टर्म आपको बतानी है। ये जो है सर्टेन कोड लैंग्वेज मतलब कोडिंग डिकोडिंग से आया है, तो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो सेम टू सेम आ रही हैं, जो लगभग सारे एग्जाम्स में जो रीजनिंग पूछी जाती है वही आ रही है। तो आप चाहें तो DSSB की तैयारी कर लीजिए, मतलब DSSB के जो PYQ है उनको सॉल्व कर लीजिए, प्लस KVS NVS के PYQ सॉल्व कर लीजिए। लेकिन एक बार आप NVS के PYQ जरूर देखिएगा। NVS के PYQ में कुछ टॉपिक्स ऐसे भी आए थे जो जनरली दूसरे एग्जाम्स में नहीं आते हैं, जैसे इनइक्वालिटी का टॉपिक था। तो हम एक काम करेंगे, जब हम NVS के PYQs को सॉल्व करेंगे तो उसमें इनइक्वालिटी को पढ़ लेंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। इसी तरह के आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि जो रीजनिंग के मुश्किल टॉपिक्स हैं उनको आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनको आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पर। इसके लिए एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, डोंट वेस्ट मच टाइम ऑन इट। इस पर ज़्यादा समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो कि अभी तक मैंने क्लियर किए हैं उनमें से किसी भी एग्ज़ाम में मैंने इस पार्ट पर कभी भी फोकस नहीं किया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ये पार्ट आपके लिए गारंटीड मार्क्स लेकर नहीं आता। जैसे मैथमेटिक्स है, अगर आपको पता है कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, अगर आपने अच्छी तैयारी की है, आप 20 में से 18-19 मार्क्स लेके आएंगे। लेकिन GK और करंट अफेयर्स आप कितना भी पढ़ लें, गारंटी नहीं है कि आप कितने मार्क्स लेके आएंगे। हाँ, बट मैक्सिमम स्कोर कैसे किया जाए, क्योंकि हम इस जो पोर्शन है इसको इग्नोर तो कर नहीं सकते, ये भी तो मार्क्स ही हैं। अगर हमने इनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया तो मे भी हम कट ऑफ भी क्वालिफाई ना कर पाएँ।
तो इसमें स्कोर तो करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि, और मैं तो इसको मैं मानता हूँ कि इस पोर्शन में हम एवरेज स्कोर कर ले वही बहुत है, मतलब 20 में से 10 मार्क्स आ जाएंगे, बड़ी बात है एक्चुअल में। मैं कभी भी अपने मार्क्स काउंट करता था तो इस पोर्शन में हाफ मार्क्स से ऊपर कभी काउंट नहीं करता था कि मेरे इतने आ जाएँ तो ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले तो उठाइए KVS का और NVS के PYQ, ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं जिसमें मैंने इसकी चर्चा ना की हो। आप KVS NVS का PYQ उठाइए और टॉपिक्स देखिए, उन टॉपिक का एनालिसिस कीजिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। जैसे मैं बताता हूँ कुछ क्वेश्चंस के बारे में, आपको बताता हूँ। जैसे कभी अवार्ड पूछा गया है, कभी जनरली किसी खास जो है खिलाड़ी के बारे में बात की गई है, तो जनरली युद्ध अभ्यास के बारे में बात की गई है ना, कब किसको कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं और हर एग्ज़ाम में आती ही हैं। तो आप किसी भी पब्लिकेशन की करंट अफेयर की बुक जो है वो उठा लीजिए लास्ट ईयर की, और स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स को, अवार्ड्स हो गए, नई नियुक्तियां हो गई, किसका निधन हो गया, किसको नोबेल प्राइज़ मिल गया, किसको शांति पुरस्कार मिल गया, किसको जो है साहित्य का पुरस्कार मिल गया, कौन ऑस्कर जीता। तो इस तरह की चीज़ों को आप तैयार करेंगे, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और मोर देन इससे ज़्यादा स्कोर बन सकता है। अगर यहाँ आप टॉपिक्स देखें सिलेबस में, टॉपिक्स हैं इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, करंट इंडियन वर्ल्ड। तो कुछ चीज़ें तो आपको दिख रहा है कि स्पोर्ट्स से आएगा, अवार्ड्स से आएगा, साइंटिफिक रिसर्च से आएगा, मतलब किसको नोबेल प्राइज़ मिला, किसको कौन सा प्राइज़ मिला, ये आ सकता है। बट ये देखिए कितना वास्ट टॉपिक है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, कुछ भी आ सकता है। बट फिर भी पॉलिटिक्स में हम जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं या कुछ अभी खास ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर निर्णय लिए गए कुछ खास केसेस हैं, किसी विशेष मुद्दा जो है वो चर्चा में रहा है, तो आप उनको तैयार कर सकते हो। बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, इस पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं कंप्यूटर पर, जो हमारा लास्ट पार्ट है, जो कि टियर 1 में आना है। इसके लिए कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। मैं कितना भी आपको बता दूं कि Ctrl+C से कॉपी होता है, जब तक आपने कभी कंट्रोल की और C की को एक साथ प्रेस नहीं किया होगा तो आपको पता भी कैसे रहेगा कि कॉपी करना होता क्या है ना। तो कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छा है कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, और स्पेशली अगर आप KVS NVS में जाने वाले हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो ICT का यूज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर वर्क करना पड़ेगा, एक्सेल से काम पड़ेगा, वर्ड से काम पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से आना चाहिए, और यही रीज़न है कि KVS ये शामिल करता है अपने एग्ज़ाम कोर्स में। फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप PYQ को पढ़िए, पहले PYQ से टॉपिक देख लीजिए। इसके अलावा S चंद्र पब्लिकेशन की बुक है जो बहुत अच्छी बुक है कंप्यूटर की, या फिर अरिहंत पब्लिकेशन, इन दोनों में से किसी एक पब्लिकेशन की बुक जो है उसका यूज़ करके आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं अपनी वीडियोज़ में भी आपकी हेल्प करूँगा, ट्राई करूँगा कि आप कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स को, कंप्यूटर के जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको आप समझ पाएँ, और जितना प्रैक्टिकल हो सकेगा उतना प्रैक्टिकल आपके लिए वो चीज़ें सॉल्व कराऊंगा। ये कंप्यूटर का सिलेबस है, जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का सिलेबस है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम MS ऑफिस, जिसमें एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोसाइटी इंडियन IT एक्ट और डिजिटल सिग्नेचर्स, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट फॉर गवर्नेंस, मोबाइल स्मार्टफोन्स, इन्फॉर्मेशन के उस कितनी सारे टॉपिक्स हैं, वो ये भी बहुत वास्ट है। बट फिर भी अगर आप किसी एक सिंगल बुक से पढ़ेंगे और PYQ से आप समझ पाएंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कंप्यूटर आपके लिए। फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे हिसाब से आप किसी बुक की हेल्प लीजिए, साथ ही साथ जो है, और अपने सामने कंप्यूटर PC ज़रूर रखिए। अगर आपके पास PC नहीं है तो कहीं से भी जुगाड़ करिए, आप अपने फ्रेंड के यहाँ जाइए या फिर थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, आधे 1 घंटे के लिए, जहाँ भी PC अवेलेबल हो वहाँ PC का यूज़ करिए। तो आप PC का जितना यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इसमें स्कोर होगा, उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिकली आप सीख पाएंगे। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे। हमने आशा करते हैं कि मैंने आपको सारे विषय के बारे में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी होंगी, किस तरह से किस सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर करना है। शॉर्ट में कहें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस। सबसे पहले आप इनका एनालिसिस करिए, देखिए कि आपको कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा नहीं आता। पहले आप चाहें तो एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए, आप देखिए कि आप उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। उसके हिसाब से आप दिन के घंटे तय करिए कि मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी अगर एटलीस्ट आपको इतने मार्क्स लेके आने। मैं मानूंगा कि 65+ जो है मिनिमम स्कोर होना चाहिए, 65+ अगर आपको टियर 1 का कट ऑफ क्लियर करना है। 65 मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इसमें GK भी आनी है और इसके अलावा माइनस मार्किंग भी है, तो 65 सेफ स्कोर है, इससे बहुत ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार ऑफलाइन पेपर है, स्कैम होने के चांसेस भी कम है। तो इस वजह से देखा जाए तो कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेंगे तो मुझे भी जो है वो वीडियो बनाने में
और आपके साथ कंटेंट शेयर करने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आएगा, मुझे भी मोटिवेशन आएगा, मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।